अमरोहा में एक ज्वेलरी का कारोबार करने वाले कारोबारी और उसकी 27 साल की बेटी का कत्ल कर दिया जाता है। दोनों का शव कमरे के फर्श पर मिलता है। शहर कोतवाली इलाके के कटरा गुलाम अली में योगेश चंद्र अग्रवाल अपनी बेटी सृष्टि के साथ रहता था। दोनों का बड़ी ही बेरहमी से कत्ल कर दिया जाता है और दोनों के शव खून से सने हुए फर्श पर गिरे हुए मिलते हैं। योगेश चंद्र की ज्वेलरी की बहुत बड़ी दुकान थी। वह व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष थे और आरएसएस की संस्था सेवा भारती के नगर अध्यक्ष भी थे। सृष्टि उसके साले की बेटी थी जिसको कि उन्होंने आज से तकरीबन 3 साल पहले गोद लिया था। योगेश चंद्र की गिनती शहर के बहुत बड़े बड़े रईसों में होती थी। उसके घर में एक बेटा था और वह अपनी पत्नी से अक्सर कहा करते थे कि काश हमारे घर में एक बेटी भी होती तो हमारी फैमिली कंप्लीट हो जाती। उसकी पत्नी जो है वो भी अक्सर अपने पति से यही कहा करती थी कि वह भी चाहती है कि काश उसके घर में भी एक बेटी होती। दोनों आपस में सलाह करते हैं और योगेश चंद्र जो है वो अपने साले की बेटी को गोद ले लेते हैं और बोलते हैं कि हम इसको अपनी बेटी की तरह ही पालेंगे, इसको अच्छे से पढ़ाएंगे लिखाएंगे, हमारे घर में बेटी की कमी भी पूरी हो जाएगी। सृष्टि जब उनके घर में आ जाती है तो सारा परिवार बहुत खुश रहने लगता है। योगेश चंद्र बोलते हैं, मुझे आज ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरी फैमिली कंप्लीट हो गई है। लेकिन 2021 में जब कोरोना काल आता है तब योगेश की पत्नी छाया को कोरोना हो जाता है और वह मर जाती है। उसके बाद उसके घर में बेटा, बहू और सृष्टि ही बची रहती है। बेटे की शादी योगेश ने तकरीबन आज से 6 साल पहले मानसी नाम की लड़की से करवा दी थी। योगेश चंद्र का बेटा जिसका नाम ईशांक है वह अक्सर अपने पापा से कहता था कि पापा मैं अपना काम अलग करना चाहता हूँ। इसलिए योगेश ने उसको दिल्ली में गत्ता फैक्ट्री खुलवा कर दी थी जहाँ पर गत्ता बनता था और वह उसको आगे सप्लाई करता था। काम अच्छे से चल रहा था। ईशांक को काम के सिलसिले में बार बार दिल्ली जाना पड़ता था। उसको बहुत परेशानी होती थी। इसलिए तकरीबन 1 साल पहले अपनी पत्नी मानसी को लेकर वह दिल्ली शिफ्ट हो जाता है। अब चूंकि घर में पिता और बेटी सृष्टि ही बचे थे तो ईशांक महीने में 2-3 बार उनसे मिलने के लिए घर में आ जाया करता था। योगेश ने सृष्टि को अपनी सगी बेटी की तरह ही रखा हुआ था और वह उसको पढ़ा लिखा कर जज बनाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने एक टीचर भी नियुक्त किया था जो कि उनकी बेटी को कोचिंग देने के लिए घर में ही आ जाता था। घर पर सारे नौकर चाकर लगे हुए थे, इसलिए सृष्टि को कोई भी काम नहीं करना पड़ता था। वह सारा दिन पढ़ाई में डूबी रहती थी। योगेश चंद्र एक अच्छे बिजनेसमैन तो थे ही, साथ में ही वह अपनी फ़िटनेस के ऊपर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे। वह रोज़ सुबह मॉर्निंग वॉक करने जाते थे और उनके साथ उनके आस पड़ोस के 2-3 फ्रेंड्स भी जाते थे। उस दिन भी उसके पड़ोसी जो हैं वो योगेश को सुबह उठाने के लिए आते हैं। योगेश को घर के बाहर से आवाज़ें लगाते हैं लेकिन योगेश घर से बाहर नहीं आता। दोस्त जब देखते हैं कि उनके घर का तो मेन गेट तो जो है वो पहले से खुला है और आवाज़ लगाने के बाद भी योगेश जो है वो बाहर नहीं आते तो वह उनको फ़ोन लगाते हैं। दूसरी तरफ योगेश जो है वो उनका फ़ोन भी नहीं उठा रहे थे तो वह लोग क्या करते हैं कि घर के अंदर चले जाते हैं। जैसे ही वह घर के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि घर का दरवाज़ा भी खुला पड़ा हुआ था और कमरे के बाहर खून पड़ा हुआ था। ये देखकर योगेश के दोस्त जो हैं वो जल्दी से कमरे की तरफ भागते हैं। जैसे ही वह योगेश के कमरे में जाते हैं तो देखते हैं कि योगेश और उसकी बेटी सृष्टि दोनों ही मरे पड़े होते हैं और उनका कमरा है उसमें जगह जगह खून पड़ा होता है। ये देखकर योगेश के दोस्त ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं और उनकी आवाज़ सुनकर योगेश का बेटा ईशांत और उसकी पत्नी दौड़कर नीचे आते हैं और रोने चिल्लाने लगते हैं। जैसे ही ये खबर फैलती है कि घर में 2 लोगों का कत्ल हो गया है तो आस पड़ोस के लोग और गली मोहल्ले वाले जो हैं वो सभी उनके घर में इकट्ठे हो जाते हैं। पुलिस को फ़ोन कर दिया जाता है। पुलिस वाले मौका वारदात पर पहुंच जाते हैं। फॉरेंसिक टीम को बुलाया जाता है। कमरे के अंदर पुलिस वाले जब जांच करते हैं तो वह देखते हैं कि दोनों की हत्या करके उनके चेहरे को कपड़े से ढक दिया गया था और घर की जो अलमारियां हैं वह टूटी पड़ी थी। चारों तरफ खून ही खून फैला हुआ था।
और अलमारियों को देखने से ऐसा लग रहा था जैसे कि गहने वगैरह की लूट की गई हो और पैसे लूटने के मकसद से ही इस कत्ल को अंजाम दिया गया हो। लेकिन पुलिस वाले यहाँ पर ये देखकर बहुत ही हैरान थे कि घर के अंदर योगेश और उसकी बेटी के अलावा उसका बेटा और बहू भी मौजूद थे, जो कि ऊपर छत वाले कमरे में रह रहे थे। उनको घर में होने वाले कत्ल का पता ही नहीं चलता। पुलिस वाले ये बात सोचकर बड़े हैरान थे, ऐसा कैसे हो सकता है कि घर में दो दो कत्ल हो गए हों और बेटे को पता ही ना चला हो। जब पुलिस वाले अच्छी तरह से कमरे का मुआयना करते हैं तो सीढ़ियों के ऊपर भी खून के निशान मिलते हैं। दूसरी तरफ योगेश एक बहुत बड़े कारोबारी थे। उन्होंने अपनी सुरक्षा का भी अच्छे से इंतजाम किया हुआ था। घर के चारों तरफ कैमरे लगाए हुए थे। तकरीबन 16 कैमरे जो हैं वो उनके घर में लगे हुए थे, जो कि घर में होने वाली हर एक छोटी बड़ी एक्टिविटी को भी पकड़ सकते थे। लेकिन पुलिस वाले ये देखकर हैरान थे कि जिस दिन ये कत्ल होता है उस दिन सारे के सारे कैमरा जो है वो बंद पड़े हुए थे। पुलिस वाले जो हैं उनको शुरुआत से ही शक हो गया था कि ये काम किसी घर वाले का ही है, क्योंकि बाहर वाला जो है वो कैमरे को बंद नहीं करता बल्कि उसकी वायर काटने की कोशिश करता। लेकिन यहाँ पर यह था कि वायर नहीं काटी गई थी बल्कि कैमरा को स्विच ऑफ किया गया था। अब उनका जो शक है वो बेटे योगेश और बहू पर जा रहा था। लेकिन पुलिस वाले जो हैं वो अभी सीधा सीधा उनको इस बारे में कुछ भी नहीं कह रहे थे, क्योंकि वह लोग रोने धोने का इतना ज़्यादा नाटक कर रहे थे कि ऐसे लग रहा था कि जैसे सच में ही उनको उनके पिता के मरने का बहुत ज़्यादा दुख है। पुलिस वालों के लिए ऐसे जो केस हैं सॉल्व करना वो रोज़मर्रा की दिनचर्या है। उनके पास ऐसे केस अक्सर आते रहते हैं, इसलिए पुलिस वाले हैं उनको सारा पता होता है कि ऐसे केस में कातिल को कैसे पकड़ा जाए। तो पुलिस वाले क्या करते हैं कि योगेश के बेटे ईशांत को और उसकी पत्नी को दोनों को अलग अलग कमरों में ले जाते हैं। अलग अलग कमरों में दोनों से अलग अलग पूछताछ की जाती है। जब दोनों से पूछताछ की जाती है तो दोनों के बयान जो है वो अलग अलग होते हैं। दोनों पुलिस वालों को अलग अलग ही कहानी सुनाते हैं और पुलिस वालों को पक्का विश्वास हो जाता है कि कत्ल जो है वो इन्हीं लोगों ने किया है। और पुलिस वाले जैसे ही थोड़ी सी सख्ती दिखाते हैं तो ईशांत जो है वो अपना गुनाह कबूल कर लेता है। पुलिस की मार से ईशांत टूट जाता है। वह पुलिस को बताता है कि उसके और उसके पिता के बीच अक्सर जो है वो झगड़ा होता रहता था। उसके पिता उसकी पत्नी के साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। वह अपने पिता से अपने हिस्से का पैसा मांगता था, लेकिन उसके पिता उसको पैसा नहीं दे रहे थे। योगेश दूसरी शादी भी करना चाहते थे, लेकिन जब ईशांत को इस बात का पता चलता है कि उसका पिता दूसरी शादी करना चाहता है तो वो घबरा जाता है, क्योंकि उसको लगने लगता है कि जो प्रॉपर्टी है वो उसका पिता अपनी दूसरी पत्नी को दे देगा और उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए वह हरगिज़ ये नहीं चाहता था कि उसका पिता जो है वो दूसरी शादी करे। इसलिए ईशांत जो है वो अपने पिता को मारने की प्लानिंग बनाता है। हत्या से 2 दिन पहले ही ईशांत अपनी पत्नी के साथ दिल्ली से घर आ जाता है। उसने वहाँ से एक अपने दोस्त को भी बुला रखा था। उसका पिता जो है वो रात को 10:30 बजे अपनी दुकान बंद करके घर आता है, तो वह लोग उसके साथ अच्छे से खाना खाते हैं। उसके बाद ईशांत अपनी पत्नी के साथ ऊपर वाले कमरे में सोने के लिए चला जाता है। उसके कुछ देर बाद उसका पिता और उसकी बहन जो है वो भी अपने अपने कमरों में जाकर सो जाते हैं। उसके बाद ईशांत अपने दोस्त को घर के अंदर बुला लेता है और फिर पत्नी और दोस्त के साथ मिलकर वह अपने पिता का गला काट देता है। जिस समय वह अपने पिता को मार रहा था उसी समय उसकी बहन सृष्टि भी वहाँ पर आ जाती है और वह अपने भाई को ऐसा करता देखकर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। उसको रोकने की कोशिश करती है। ईशांत इसके बाद क्या करता है कि सृष्टि को भी मार देता है और वो हथियार जिससे इन दोनों को मारा होता है उसको घर की छत के ऊपर जाकर छुपा देता है और सोने का नाटक करने लगता है। उसके बाद सुबह जब शोर पड़ता है तो वो अनजान बनकर नीचे आता है और ऐसे शो करता है कि जैसे उसको पता ही नहीं कि घर में कत्ल हो चुके हैं। दोस्तों, मैं यहाँ पर यही कहना चाहूँगा कि इंसान आजकल पैसे के लालच में इस कदर अंधा हो चुका है कि वो रिश्तों को भूल ही चुका है। पैसे के लिए एक इंसान अपने पिता और अपनी बहन का ही कत्ल कर देता है, लेकिन फिर भी उसको पैसा नहीं मिलेगा, बल्कि उसको मिलेगी सारी उम्र के लिए जेल। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है।
मैं फिर आऊँगा आपके लिए एक नई कहानी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।